हमारा सेशन है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जीपैट 2024 के फार्माकोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट के सेक्शन का, राइट। उसमें हम लोग जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लासेंटा। तो सबसे पहले उसके लिए देखना पड़ेगा ये प्लासेंटा जो होता है वो विच टाइप ऑफ ऑर्गन कहलाता है। तो तो हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। एक टाइप होता है वो कहलाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो दूसरा होता है वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनके पास में डक्ट नहीं होता, और वो जो खुद के सिक्रेशंस होते हैं वो रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, राइट। और उसके बाद में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपने उनके पास में डक्ट्स होते हैं, और वो अपने जो सिक्रेशंस होते हैं वो सिक्रेट करते हैं या फिर रिलीज करते हैं टू द इंटरनल ऑर्गन और द एक्सटर्नल सरफेसेस थ्रू द डक्ट। तो इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उनके जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आते हैं हार्मोन, राइट। तो जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको हम लोग दो टाइप से डिवाइड करके रखते हैं। पहला कहलाता है हमारा प्राइमरी इंडोक्राइन ऑर्गन्स एंड दूसरे होते हैं सेकेंडरी इंडोक्राइन ऑर्गन्स। तो प्राइमरी इंडोक्राइन ऑर्गन्स में आते हैं जो पीनियल ग्लैंड, एकदम टॉप से चालू होगा तो पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, एंड फिर आता है हमारा प्लाजेंटा, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही जो होता है वो ऑर्गन्स को हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। और सेकेंडरी इंडोक्राइन ऑर्गन्स में आते हैं स्किन, हार्ट, लिवर, स्टमक, किडनी एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो हम लोगों को ये देखना पड़ता है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्लासेंटा होता है वो कौन से टाइप के हार्मोन्स जो होता है उनको रिलीज करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि प्लासेंटा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया। तो जो प्लासेंटा होता है और वो भी हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो प्लासेंटा होता है वो रिलीज करता है पहला हार्मोन, इसी को बोला जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन विच इज कॉल्ड एज द HCG। तो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन तो है, उसके सामने स्मॉल दैट इंडिकेट्स द ह्यूमन। तो जो ये जो हार्मोन होता है उसका काम होता है स्टिमुलेट करना कॉर्पस ल्यूटियम को इन द ओवरी, ताकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन चालू रहे एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन का, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रह पाए, राइट। दूसरा ये जो हार्मोन रिलीज करता है प्लासेंटा वो होता है एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन, जो कि मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को, ओके। फिर तीसरा जो होता है वो होता है ह्यूमन कोरियानिक सोमैटोट्रोपिन्स, ओके। सो HCS, ये कौन से हो गए हैं? ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन्स, और ये होते हैं ह्यूमन कोरियानिक सोमैटोट्रोपिन्स। तो ये जो है वो स्टिमुलेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड फॉर द लैक्टेशन पर्पजेस के लिए, राइट। इसलिए जब हम लोग वापस हमारे क्वेश्चन में जाएंगे तो अब हम लोगों को सीधा सीधा ही मिल चुका है कि ये जो प्लासेंटा होता है वो रिलीज करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को, एस्ट्रोजन को एंड द प्रोजेस्टेरॉन को भी। किसको प्रोड्यूस नहीं करता? वो होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो रहेगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो बेसिकली ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रेट करती है एंटीरियर जो पिट्यूटरी होता है वो उसको सिक्रेट करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन कोरियोनिक जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है वो एक्ट करता है लाइक द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि मेंटेन करता है कॉर्पस लुटियम को और सपोर्ट करता है जो प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द which one of the following disease is caused by the deficiency of the niacin? नियासिन मतलब कौन सा वाला विटामिन है? तो बेटा नियासिन मतलब होता है हमारा विटामिन B3, ओके। अब ये विटामिन B3 कौन सा होता है? ये
जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोगों को ये क्वेश्चन आया है तो हमारा जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक्सप्लेनेशन हम लोग सारे के सारे विटामिन्स का एक साथ में देख ले, तो उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएँगे तो इज़िली हम लोगों से ये क्वेश्चन जो होता है वो इज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो हमारे विटामिन्स होते हैं, तो जितने भी विटामिन्स हैं हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ के रखा है। ऑल द विटामिन्स आर सबडिवाइडेड इनटू द पहला होता है वो कहलाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और जो एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और जो दूसरे होते हैं वो कहलाते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स, राइट? उसमें से हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिगार्डिंग द फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। फैट सोल्यूबल विटामिन्स में सबसे पहला विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए। याद कैसे रखना है फैट सोल्यूबल विटामिन को? ADEK, राइट? विटामिन ए का जो कॉमन नाम होता है वो होता है रेटिनॉल और जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अंधेरे में दिखाई देना ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिखाई देने के लिए लाइट की ज़रूरत होती ही होती है, लेकिन हम लोगों को कम लाइट में भी दिखाई देता है, तो मतलब बहुत कम लाइट रहा तभी भी दिखाई देता है। बट इन केस ऑफ द नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पे इस कंडीशन में जो होता है, वहाँ पे कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, राइट? मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफिकल्टी सीइंग इन द लो लाइट और द डार्कनेस, राइट? दूसरा वाला विटामिन है वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी का कॉमन नेम जो है वो होता है कैल्सिफेरॉल और कैल्सिफेरॉल के जो है उसके डेफिशिएंसी के वजह से कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम होता है और सिंपल है कि जो कैल्सिफेरॉल नाम ही है विटामिन डी चाहिए होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है मतलब इन्वॉल्व होता है। तो उसमें अगर डेफिशिएंसी आ गई तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से रिकेट्स होता है इन द चिल्ड्रन एंड द ऑस्टियोमैलेशिया होता है इन द एडल्ट। ओके, दैट इज द ब्रिटलनेस ऑफ द बोन। उसके बाद में जो विटामिन तीसरा होता है फैट सोल्यूबल, दैट इज विटामिन ई विच इज कॉल्ड एज द टोकोफेरॉल। तो ये इसकी वजह से होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि रेयर कंडीशन है जिसमें नर्व जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीलिंग होती है आर्म्स एंड लेग्स में उसमें फीलिंग्स में लॉस हो जाता है। फिर आता है हमारा विटामिन के। विटामिन के का जो कॉमन नाम होता है वो होता है फाइलोक्विनोन। तो ये जो विटामिन के होता है उसके डेफिशिएंसी की वजह से वो होता है ब्लीडिंग डायथेसिस। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है कि जो विटामिन के है दैट इज द फाइलोक्विनोन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, मतलब इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड द 10। तो ये क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, तो कौन से क्लोटिंग फैक्टर है? 2, 7, 9 एंड द 10। इन क्लोटिंग फैक्टर के प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। इसलिए अगर इसकी डेफिशिएंसी रही तो ब्लड क्लोटिंग जो होता है वो अल्टर हो जाएगा, जिसके वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड हेमरेज हो सकता है इन केस ऑफ द इंजरी, राइट? तो ये हो गए हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन। उसके बाद में आते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में वन बाय वन देखेंगे। पहला विटामिन होता है विटामिन बी 1, नेम इज द थायमिन। इसके डिफिशियंसी की वजह से होता है बेरी-बेरी या फिर वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ओके, तो ड्राई जो बेरी-बेरी होता है उसमें नर्व एंड मसल का वेस्टिंग होता है और जो वेट बेरी-बेरी होता है उसमें कार्डियोवास्कुलर इश्यूज भी आते हैं एंड साथ में होता है स्वेलिंग रैपिड हार्टेड। और जो वर्निक कोर्साकॉफ जो सिंड्रोम होगा इसमें आता होता है कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस, आई पैरालिसिस एटसेट्रा। फिर सेकंड जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन बी 2, विच इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज द राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 1 थायमिन, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज होता है उसका नाम है अरिबोफ्लेविनोसिस, जिसमें सोर थ्रोट होगा। ओके, उसके बाद में रेडनेस या फिर जो स्वेलिंग होता है माउथ एंड थ्रोट का। और इम्पोर्टेंट जो जो होता है वो आप लोगों ने जोकर मूवी में देखे वाला है ना,
यहाँ पे क्रैक्स एंड सोर्स होते हैं आउटसाइड द लिप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं किलोसिस। ओके, एट द एंड द कॉर्नर ऑफ द माउथ, राइट। तो ये होता है बिकॉज ऑफ द हमारा कौन सा विटामिन है, विटामिन B2 के डेफिशिएंसी की वजह से। फिर आता है नेक्स्ट विटामिन विच इज कॉल्ड एज विटामिन B3 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नियासिन। नियासिन की वजह से जो डिसीज कॉज होता है वो होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा इज सिंपली डिनोटेड बाय द 3 Ds, या फिर चौथा भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 Ds मतलब कौन से होते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड द डिमेंशिया। अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया देन इट मे कॉज द ultimate, that is the death, but it is usually denoted by the 3 Ds, right। उसके बाद में आएगा हमारा विटामिन B5। विटामिन B5 जो है उसका कॉमन नेम होता है पैंटोथेनिक एसिड, और उसकी वजह से के डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज होता है, रेयर डिसीज है, दिस इज कॉल्ड एज द पैरेस्थेसिया। ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बर्निंग फिट सिंड्रोम, जहाँ पे जो टिंगलिंग या फिर नमनेस होता है इन द टोज, साथ ही में होता है फटीग आता है, इरिटेबिलिटी इरिटेबिलिटी होता है। ओके, उसके बाद में का जो विटामिन है उस विटामिन का नाम है, दिस इज द विटामिन B6। विटामिन B6 का कॉमन नेम जो होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन, और जाहिर सी बात है उसके डेफिशिएंसी की वजह से होता है एनीमिया, और वो भी कौन सा वाला, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें जो ब्लड ब्लड सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। दो टाइप के एनीमिया होते हैं, आप लोगों को पता है, माइक्रोसाइटिक एंड द मैक्रो वाला, राइट। तो ये हो गया है हमारे कुछ विटामिन। उसके बाद में जो रिमेनिंग विटामिन है उनमें आते हैं विटामिन B7। विटामिन जो B7 होता है उसका कॉमन नेम है बायोटिन। जो अगर बायोटिन की डिफिशियंसी हो गई तो जो होता है वो होता है थिनिंग ऑफ द एयर, ये विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एलोपेसिया। विटामिन B9 जो कि काफी फेमस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फोलेट और द फोलिक एसिड। उसकी वजह से होता है फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, अब या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो सिम्टम्स होते हैं उनमें फटीग, वीकनेस, हार्ट पाल्पिटेशन, और ये क्रोशियल रहता है इन द प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट द स्पाइनल कॉर्ड बर्थ डिफेक्ट विच आर कॉल्ड एज द स्पाइनल बाइफिडा इन द फिटस। मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना, जो प्रेग्नेंट औरतें होती है उनमें हमेशा वो विटामिन दिया जाता है, विटामिन B9। ओके, दैट इज द फोलिक एसिड, राइट। तो उसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत क्यों होती है, तो प्रिवेंट द स्पाइनल कॉर्ड बर्थ डिफेक्ट के लिए। फिर आता है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम ये होता है कोबालामाइन। कोबालामाइन की डिफिशियंसी की वजह से होता है पर्निशियस एनीमिया। ओके, और साथ में नर्व डैमेज भी होता है जिसमें हो सकता है। और लास्ट वाला जो होता है वो होता है विटामिन C, सबको पता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड, और जिसके वजह से होता है स्कर्वी, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द मतलब जिसका जो क्लासिक जो सिम्टम होता है वो होता है ब्लीडिंग ऑफ द गम एंड द लूज टीथ, राइट। तो ये इतने सारे विटामिन देखे, अब इनको इनके ऊपर से सीधा सीधा हम लोग इजीली बता सकते हैं। तो नियासिन मतलब कौन सा हो गया, विटामिन B3, और विटामिन B3 के डेफिशिएंसी की वजह से होता है डिसीज विच इज कॉल्ड एज द पेलेग्रा, और उसमें 3 जो डीज होते हैं उसको बोला जाता है 3D, और फोर्थ वाला जो डी होता है दिस इज द डेथ, राइट। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऐसा कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है जो कि इंक्रीज करता है लेवल ऑफ इंक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, ऐसा कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि इंक्रेटिन हार्मोन जो इंक्रीज करता है लेवल ऑफ द इंक्रेटिन हार्मोन, इनहिबिटिंग द एंजाइम डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4। ओके, तो ये हमारे पास में 4 ड्रग का नाम दिया वाला है, उनमें से कौन सा वाला यहाँ पे एक्ट होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिन्होंने जिन्होंने एंटी डायबिटिक ड्रग्स का स्टडी नहीं किया वाला है उनको मैं लॉजिक बता देता हूँ। सबसे पहले
आप लोगों को पता होना चाहिए जो इंक्रेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। फिर ये जो डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 होता है उसका क्या काम होता है और इन चारों का भी फिर मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तब जाके हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट आर द इंक्रेटिंग हार्मोन। तो ये जो इंक्रेटिन्स होते हैं या फिर इंक्रेटिन्स, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि रिलीज किए जाते हैं बाय द गट और द इंटेस्टाइन, राइट। ताकि और वो कब रिलीज किए जाएंगे, आफ्टर हम लोग जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद में जो रिलीज होते हैं वो होते हैं इंक्रेटिन। और क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि ये इनका जो मेन जॉब रहता है, उनका मेन जॉब होता है बॉडी को प्रिपेयर करना आने वाले न्यूट्रिएंट्स के लिए, राइट। तो जैसे ये जो इनक्रेटिन होते हैं वो जाते हैं पैनक्रियास के पास में और पैनक्रियास को बोलते हैं कि तुमको इंसुलिन को रिलीज करना है, क्योंकि आ रहा है ग्लूकोज का लेवल स्पाइक होने वाला है, राइट। तो ये काम होता है इंक्रेटिन हार्मोन्स का, राइट। तो एक बार फिर से, इंक्रेटिन हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग रिलीज हो जाते हैं, गॉट इट। और क्यों रिलीज होते हैं, ताकि वो बॉडी को प्रिपेयर करते हैं आने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब एंड कंज्यूम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के सेंस में बताया गया है, तो ये पैनक्रियास को बताएंगे कि तुमको अभी इंसुलिन को रिलीज करना है, क्योंकि अभी खाने की वजह से ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो स्पाइक होने वाला है, राइट। अब हमारे पास में दो मेन टाइप के इंक्रेटिन्स होते हैं, राइट। अब कौन से मेन टाइप के इंक्रेटिन्स होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहला जो इंक्रेटिन होता है वो कहलाता है हमारा GLP-1। GLP-1 का फुल फॉर्म क्या है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, राइट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला इंक्रेटिन होता है और इसका काम क्या है, ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन को। मतलब ये बताता है बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास को ताकि इंसुलिन को तुमको रिलीज करना है। साथ में ये सप्रेस करता है ग्लूकागॉन को। मतलब ये जाके बताएगा अभी अल्फा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास टू स्टॉप द रिलीजन ऑफ द ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम होता है ये जो हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है, राइट। जब हम लोग हमारे जो लाइव लेक्चर है उसमें डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा के रखे वाला है डायबिटिक के बारे में। देन तीसरा काम होता है वो होता है स्लो करना गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, राइट। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम के अगर कम हो गया तो इसकी वजह से ये जो फूड होता है वो स्टमक में ज्यादा देर तक रहेगा, राइट। ये काम होता है GLP-1 का। और दूसरा होता है वो होता है GLP, दैट इज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, राइट। तो ये सेकंड वाला इंक्रेटिन है। ये भी है जो इंसुलेट का स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के रिलीज को, लेकिन इसके जो इफेक्ट होते हैं वो रिड्यूस होके रहते हैं ऐसे पर्सन में जिनमें टाइप 2 टाइप का डायबिटीज होता है, राइट। तो बेसिकली हम लोगों ने ये देखे वाला है इंक्रेटिन क्या होते हैं, और दो टाइप के इंक्रेटिन होते हैं। पहला हो गया GLP-1 और दूसरा होता है GIP, राइट। लेकिन अब हम लोग ये जो इंक्रेटिन्स होते हैं वो फुल टाइम में बॉडी में नहीं रहते, तो उनका भी डिस्ट्रक्शन करने वाला कोई ना कोई होता है। और उनका जो डिस्ट्रक्शन है वो करते हैं, इनका नाम होता है, ये कहलाते हैं डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4, ओके। जो अभी हम लोगों ने देखे वाले हैं। तो ये उनको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलेंगे, DPP4, डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4। ये जो है वो एंजाइम होते हैं, राइट। तो ये जो एंजाइम होते हैं जो कि पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स थ्रू आउट बॉडी में रहते हैं ये। और सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो मेन जॉब होता है वो होता है रिगार्डिंग द ब्लड शुगर। और ये काम करते हैं एज द क्लीनर और द ऑफ स्विच। मतलब सिंपली ये क्या कर रहे हैं, ये रैपिडली ब्रेक डाउन करते हैं जो हमारे दोनों भी GLP-1 एंड द GIP जो होता है उनका ब्रेक डाउन करते हैं। तो सिंपली इंक्रेटिंग हार्मोन्स का ब्रेक डाउन करने वाले का नाम क्या है, दीज आर द डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4, राइट। और ये जो ब्रेक डाउन करते हैं सिंपली
इसके जो लास्ट के जो 2 अमीनो एसिड होते हैं उनको कट कर देते हैं डाइपेप्टाइड, जिसकी वजह से फिर वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम लोगों को पता चल गया इंक्रेटिन हार्मोन क्या होते हैं। दूसरा पता चल गया कि डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेस 4 का काम क्या होता है। तो इंक्रेटिन हार्मोन्स जो होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन करना। अब हमारे पास में चारों भी जो ड्रग्स है उनके फिर मैकेनिज्म पता होने चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया वाला है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है वो आता है बाइग्यूनाइड्स में, और इसका मेटफॉर्मिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो होता है टू एक्टिवेट द एएमपी kinase, then that means it is not associated with the हमारा जो डीपीपी के साथ में। फिर जो दूसरा होता है दिस इज कॉल्ड द सीटा, सॉरी, दिस इज द सीटा सिटाप्लिप्टिन, राइट। तो इसका बेसिकली ये वाला नाम ज्यादा बेटर है, दैट इज द सिटाग्लिप्टिन। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो डिस्कस करके रखा है, जो जितने भी ग्लिप्टिन्स होते हैं इनका ड्रग का क्लास है ग्लिप्टिन, और ये वाले आते हैं डीपीपी4 इनिबिटर। मतलब सिंपली ये इनिबिट कर देते हैं डीपीपी4 के एंजाइम को, जो कि इनिबिट करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ द इंक्रेटिन हार्मोन। फिर तीसरा होता है वो होता है, तीसरे ऑप्शन में दिया वाला है, दैट इज द ग्लिपिसाइड। ग्लिपिसाइड जो है वो सल्फोनेरिलयूरियाज है सेकंड जनरेशन का, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है टू ब्लॉकिंग द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स ऑन द पैनक्रियाटिक बीटा सेल। इसकी वजह से डिपोलराइजेशन हो जाएगा, देन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम का सॉरी देयरफॉर देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम, जिसकी वजह से फिर जो इंसुलिन होता है उसका सिक्रेशन ट्रिगर हो जाएगा फ्रॉम द पैनक्रियाज, राइट। और जो चौथा होता है दैट इज द अपलो दैट इज पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन जो होता है वो आता है इन द क्लास ऑफ द थायाजोलिडिन, राइट। तो ये है वो एक्टिवेट करता है पीपीआर गामा, जो कि आते हैं पेरिक्सोसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा के, राइट, जो कि एक न्यूक्लियर रिसेप्टर है। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को तीन चीजों की जरूरत थी, और तीन चीजें कौन सी? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है चारों, इनके मैकेनिज्म पता होने चाहिए। इनक्रेटिन हार्मोन क्या होते हैं अब पता चल चुका है, दो है। फिर डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4, उनका उसका एक्शन क्या है वो पता होता है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा सीटाप्लिप्टिन है वो इनिबिट करता है डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज को, जिसकी वजह से जो इंक्रीज होता है इन द इंक्रेटिन हार्मोन के लेवल, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन में दिया गया है द इटियोलॉजी ऑफ द जॉइंटिस कैन बी कुड बी हिमोलिटिक एनीमिया। तो जॉइंटिस में की जो इटियोलॉजी है, दिस कैन बी द हिमोलिटिक एनीमिया। अब हिमोलिटिक का मतलब ही क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी। तो इनमें से कौन सा हो सकता है? एक तो है हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज फाउंड मोर देन द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, increase in the IgA level. Conjugated bilirubin is found more than the unconjugated bilirubin. और चौथा होता है वो होता है conjugated bilirubin is found equal to the हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, मतलब इक्वल वाला भी नहीं है और आईजी लेवल वाला भी नहीं है। तो हमारे पास में दो रीजंस है कि या तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, इट इज फाउंड मोर देन द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, या फिर अनकॉन्जुगेटेड इज इक्वल टू द सॉरी कॉन्जुगेटेड इज ग्रेटर देन द अनकॉन्जुगेटेड। तो दो में से हमारा एक ऑप्शन रहने वाला है। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो बिलिरुबिन होता है उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो, का जो किस्सा है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले जब भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से जो हीम है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द बिलिरुबिन, मतलब ये होता है अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म। फिर जो लीवर होता है वो कॉन्जुगेट करता है बिलिरुबिन को इन द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं
अब हमारे पास में दिया वाला है हिमोलिटिक एनीमिया। हिमोलिटिक एनीमिया में क्या हो रहा है? देयर इज अ कंटीन्यूअस ब्रेकडाउन, मतलब एक्सेसिव जो आरबीसीज है उनमें इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा। अगर वो हो रहा है तो एक्सेस में बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है जो कि अनकॉन्जुगेटेड है, और ये जो लिवर है वो बहुत ज्यादा फास्ट इसको कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारे बॉडी में जो लेवल है वो अनकॉन्जुगेटेड की अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की इंक्रीज हो चुकी है। इसलिए सही ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज फाउंड ग्रेटर देन द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, राइट? ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हम लोग आए थे बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सिंथेटिक एड्रेनालिन इज ऑलमोस्ट। तो हम लोगों को यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास में जो बॉडी जो हमारी रिलीज करती है एड्रेनालिन, पहले तो ये देखते हैं एड्रेनालिन दो फॉर्म में होते हैं, एक होता है उसका आर फॉर्म और दूसरा होता है एस फॉर्म, राइट? बॉडी जो होती है वो एक ही फॉर्म का एड्रेनालिन रिलीज करती है, लेकिन जब हम लोग एड्रेनालिन को सिंथेसाइज करते हैं, जो सिंथेटिक एड्रेनालिन होता है, उसका एक ही कन्फर्मर सिंथेसाइज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पे सिंथेसिस में दोनों भी कन्फर्मर्स आते हैं, और वो दोनों भी जब मिक्स होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं रेसेमिक फॉर्म। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ये जो एड्रेनालिन जो है वो होता है हमारा कायरल मॉलिक्यूल होता है। तो जो नेचुरल एड्रेनालिन है वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ आर इनैंशियोमर में, जो कि फुल्ली बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक्टिव होता है। लेकिन इसका जो एस इनैंशियोमर होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिव नहीं होता। तो इसलिए जब सिंथेटिक हम लोग एड्रेनालिन बनाते हैं तो उसका जो रेसेमिक मिक्सचर होता है, क्योंकि हम लोग एक ही उसका कन्फर्मर या फिर एक ही उसका जो इनैंशियोमर होता है उसको हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसका जो 50% होता है वो आर फॉर्म होता है, मतलब एक्टिव फॉर्म, और जो 50% होता है वो एस फॉर्म होता है, वे विच इज वेरी मच लेस एक्टिव, मतलब हम लोग उसको नॉन एक्टिव ही अगर अगर बोल देंगे तभी भी चल जाएगा। तो ओवरऑल एक्टिविटी किसकी होगी? जितना भी हम लोगों ने सिंथेसाइज किया है उसमें का 50% हो गया। अब ये स्टीरियो केमिस्ट्री क्यों मैटर कर रही है? क्योंकि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बिल्कुल ही स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट जो इनैंशियोमर है वही अब बाइंड होगा। तो अब बताओ इस क्वेश्चन में का कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा? अगर हम लोग हमारे बायोलॉजिकल रहता था या फिर नेचुरल वाला रहता था, नेचुरल में अगर 100 रहते हैं तो उसमें 100 के 100 यहाँ पे ये हो गया है नेचुरल। नेचुरल का में अगर सिंथेसिस होता है एड्रेनालिन का तो उसमें 100 के 100 आर फॉर्म रहेंगे। लेकिन अगर सिंथेटिक में सिंथेसिस हो रहा है तो अगर ये टोटल 100 है तो उसमें के आर फॉर्म है वो 50 है, और एस फॉर्म है वो भी 50 है। और एस फॉर्म जो होता है ये वाला फॉर्म ये हमारा लगभग इनएक्टिव होता होता है। ओके, इनएक्टिव होगा ये वाला सिंथेटिक वाला एस फॉर्म। तो ये जो आर फॉर्म है वो हमारा एक्टिव होगा, मतलब अगर जितना भी टोटल सिंथेसाइज हो रहा है उसका जो 50% ऑफ द नेचुरल आर एड्रेनालिन का उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट रिक्वायर थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग? ये तो जैसे ही फार्माकोलॉजी आता है वो हम लोगों को पता चल जाना चाहिए। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग हम लोग कौन से ड्रग की करते हैं? वो ड्रग्स की करते हैं जिसका जो थेरापेटिक विंडो होता है वो बहुत छोटा होता है। थेरापेटिक विंडो इज डिफरेंट, थेरापेटिक इंडेक्स इज डिफरेंट, राइट? तो हम लोग यहाँ पे जो थेरापेटिक विंडो जिसका बहुत कम होगा, तो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, ये अगर हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ रहेगा तो दिस इज द मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, और ये होता है हमारा थेरापेटिक जो विंडो कहलाता है। तो जिनका ये थेरापेटिक विंडो बहुत कम हो गया उनका ही हम लोगों को करना पड़ेगा थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो कौन से ड्रग है? पहला वाला ड्रग है दैट इज एसिटोअमाइनोफेन, मतलब सीधा पैरासिटामोल।
पैरासिटामॉल का आप लोगों ने कभी देखा है कि थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होते हुए? कभी नहीं, क्योंकि उसकी थेरेप्यूटिक विंडो काफ़ी बड़ी होती है। लेकिन फिनिटोइन, डिजिटॉक्सिन एंड द जेंटामाइसिन, ये जो ड्रग्स है, इनका जो थेरेप्यूटिक विंडो है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही आता है, दैट इज़ एसिटामिनोफेन। तो इसमें भी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए है, तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग उन ड्रग्स के लिए ज़रूरी होता है जिनका थेरेप्यूटिक विंडो कम होता है या फिर थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम होता है, जिनकी टॉक्सिसिटी का रिस्क होती है वो हाई होती है और लार्ज फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी रहती है। ओके, तो एसिटामिनोफेन में क्यों रिक्वायर्ड नहीं होता? क्योंकि इसका जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है वो वाइड होता है। थेरेप्यूटिक जो विंडो होता है दैट इज़ ED50 इंडेक्स, ED50 अपॉन LD50, ये फ़ॉर्मूला हो गया थेरेप्यूटिक इंडेक्स का। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है वो कम होता है, मतलब थेरेप्यूटिक सॉरी, मैंने उल्टा बोला। तो एसिटामिनोफेन का थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो वाइड है, मतलब इसका जो थेरेप्यूटिक विंडो होता है वो भी वाइड होता है। और बाकी के जो ड्रग्स है ऑप्शन में के, उनके लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि फिनिटोइन का थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है वो काफ़ी कम होता है, नॉन लीनियर काइनेटिक्स होती है और टॉक्सिसिटी की रिस्क होती है। जैसा ही इसके जो इनके जो टॉक्सिसिटी होते हैं वो डोज़ डिपेंडेंट होते हैं, राइट? उसके बाद में डिजिटॉक्सिन, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है और उसमें भी हाई टॉक्सिसिटी का पोटेंशियल होता है, और जेंटामाइसिन है, वो कॉज़ करता है ऑटोटॉक्सिसिटी एंड द नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ओके, तो इसके लिए भी उसका जो प्लाज़्मा का लेवल का मॉनिटरिंग ज़रूरी होता है। दैट्स व्हाई, और actual answer is the acetaminophen, that is the paracetamol. Just a minute. ओके, उसके बाद में का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट प्रूविंग फॉर सल्फोनामाइड, राइट? इसका सीधा सीधा क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो गया कि इनमें से सबसे पहला सल्फोनामाइड, प्रूवन सल्फोनामाइड कौन सा वाला है, राइट? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सल्फाट्रिम, ये भी सल्फोनामाइड है। देन सल्फा अमीडो क्राइसोडिन, ये भी सल्फोनामाइड है, राइट? बाद में ये जो ट्राइमिथोप्रिम, ये क्या होता है वो देखना पड़ेगा। प्रोमिकोली नाम का कोई भी ऑप्शन इस सल्फोनामाइड के साथ में रिलेटेड नहीं है, तो पहले इसको तो निग्लेक्ट कर देते हैं। और फिर हम लोग वन बाय वन एक-एक जो हिस्टोरिकल माइलस्टोन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल माइलस्टोन की, तो अ, पहला जो क्लिनिकली सक्सेसफुल सल्फोनामाइड था वो डिस्कवर किया गया था इन द 1932, जो कि जो जर्मन रिसर्चर थे जिनका नाम था गेरार्ड डोमैक, उन्होंने डिस्कवर किया था इन द बेर्स लेबोरेटरी। तो उन्होंने सबसे पहले जो रेड डाई कंपाउंड था उनको उसको उस रेड डाई कंपाउंड को उन्होंने टेस्ट किया था ऑन द माइस विच इज इन्फेक्टेड विद द स्ट्रेप्टोकोकाई, और उन्होंने फिर उसमें जो रिमार्केबल प्रोटेक्टिव इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। ओके, अब ये जो कंपाउंड है, जो रेड डाई कंपाउंड है, उसको पेटेंट किया गया है 1932 में पेटेंट किया गया था, और फिर उसको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया था इन द 1935, जिसका नाम था प्रोंटोसिल। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना केमिकल जो क्लासिफिकेशन में, वहाँ पे नाम दिया वाला है प्रोंटोसिल। लेकिन प्रोंटोसिल तो नाम हमारे ऑप्शन में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल नेम होता है इस प्रोंटोसिल का, उसका केमिकल नेम है दैट इज सल्फा अमीडो क्राइसोडीन, राइट? जिसको बोला जाता है प्रोंटोसिल रूब्रम, राइट? ये हो गया। तो फिर बाकी के जैसे हमारा सल्फाट्रिन क्या है? ये मॉडर्न कॉम्बिनेशन है, दैट इज सल्फर, जो सल्फा मिथोक्साजोल प्लस द ट्राइमिथोप्रिम, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फाट्रिम। देन सल्फा अमीडो क्राइसोडीन, यहाँ ये है ओरिजिनल हमारा प्रोंटोसिल, जो कि क्लिनिकली सबसे पहला प्रूवन सल्फोनामाइड है। फिर जो ट्राइमिथोप्रिम क्या है? दिस इज द डायअमीनोपाइरिडिन एंटीबायोटिक, जो कि सिंथेसाइज हुई है आफ्टर द सल्फोनामाइड, और प्रोमिकोली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दैट्स व्हाई हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो होता है
सल्फामिडो क्राइसोडिन। तो हम लोग नाम कौन सा वाला याद रख के जाते हैं, पहला मतलब प्रोंटोसिल, लेकिन यहाँ पे उसका केमिकल नेम दिया था, इसलिए दोनों भी हम लोगों को पता होने चाहिए थे, राइट। इसके बाद में का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है, विच हार्मोन स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो आरबीसी का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करता है, एज नेम इंडिकेट रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करेगा, दैट इज द एरिथ्रोपोइटिन नेम। बाकी के तो देख के ही पता चल रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पे हमारे मतलब एक्शन देते हैं। तो फिर भी हम लोग एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो रेगुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन को, दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएसिस, राइट। और ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन हो गया। प्रोलैक्टिन जो होता है वो प्रमोट करता है लैक्टेशन एंड द ब्रेस्ट डेवलपमेंट को। वैसोप्रेसिन जो होता है वो रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस एंड द ब्लड प्रेशर को। ओके, तो वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है, रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस एंड द ब्लड प्रेशर। और जो इरिथ्रो माइसिन सॉरी इरिथ्रोसाइरिन जो है ये होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, तो ये कोई स्टैंडर्ड हार्मोन नहीं है। तो जो इरिथ्रोसाइटिन, ये जो टर्म है वो दी गई थी क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि पाया गया था इन द आरबीसीज, दैट इज द इरिथ्रोसाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इरिथ्रोसाइरिन। इसलिए हमारा जो सही आंसर है दैट इज द इरिथ्रोपोएटिन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द नेगेटिव फीडबैक ऑफ द सिस्टम एक्सेप्ट। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या हो गया, कोई भी जो हार्मोन होता है वो सीक्रेट हो जाता है, वो एक चेन कैस्केड फॉलो कर देता है और रिजल्ट आता है। फिर उसका जो लेवल है वो ज्यादा हो गया तो फिर से पहले वाले को आके बंद करना, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो ब्लड का ग्लूकोज मेंटेनेंस जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक से होता है। उसके बाद में ब्लड का प्रेशर का मेंटेनेंस नेगेटिव फीडबैक से होता है, क्योंकि और बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन भी नेगेटिव फीडबैक से होता है। जब ज़्यादा हो जाएगा तब आके पहली स्विच बंद किया जाता है। लेकिन जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो नेगेटिव फीडबैक से नहीं होता, वो होता है पॉजिटिव फीडबैक, मतलब वो आगे-आगे ही बढ़ते जाता है। कैसे? वो उसका डिस्कशन अभी हम लोग देखते हैं। पहले तो देखेंगे व्हाट इज़ नेगेटिव फीडबैक। तो जो आउटपुट आ रहा है, जैसे ही हार्मोन एक आ गया था, वो एक कैस्केड बना लेता है, चेन रिएक्शंस होती है और उसका जो आउटपुट होता है वो रिड्यूस करता है इनिशियल स्टिमुलस को। इसके वजह से जो मैकेनिज्म है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम है वो आगे बढ़ जाएगा और जो लास्ट वाला आउटपुट है वो सबसे पहले को जाके रिड्यूस कर देगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। और हमारे ये जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो आता है ब्लड रेगुलेशन में, इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन। ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर जो रेगुलेशन होता है उसमें रहते हैं हमारे बैरो रिसेप्टर्स। और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए होता है हाइपोथैलेमिक कंट्रोल। हम लोगों ने वो डिटेल में देखे वाले हैं इन सब के बारे में। लेकिन ये जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है वो निगेटिव फीडबैक नहीं होता, वो होता है पॉजिटिव फीडबैक। इसका मतलब एक जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो एक्टिवेट करता है मोर क्लॉटिंग फैक्टर को, जिसकी वजह से जो एम्प्लीफिकेशन का कैस्केड होता है वो आगे आगे ही बढ़ते जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक की वजह से फिर होता है रैपिड रिस्पॉन्स। ओके, तो इसकी वजह से वो जरूरी भी होता है ब्लड क्लॉटिंग, राइट। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ in this question, which of the following is called as the cell mediated or the delayed hypersensitivity? अगर किसी ने सिर्फ नाम भी पढ़ के रखा है ना, हाइपर सेंसिटिविटी, द टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो उसको इजीली ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो बेटा बता दो एक बार का, क्योंकि ये आप लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा ही पढ़ा है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, दैट इज सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो हम लोग देख ही लेते हैं ये कि चार टाइप कौन से होते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता है, उसका जो अल्टरनेट नेम होता है दैट इज इमीडिएट या फिर एनाफिलेटिक
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और इसके मेडिएटर कौन से हैं? आईजीई, मास्ट सेल्स एंड द बेसोफिल्स। तो यहाँ पे जो एलर्जन होते हैं वो क्रॉस लिंक होते हैं आईजी ऑन द मास्ट सेल, फिर रैपिड डीग्रानुलेशन होता है और रिलीज होता है हिस्टामाइन एंड द अदर मेडिएटर्स का। ओके, इतने डिटेल में नहीं देखते बैठेंगे। तो टाइप 2 का जो होगा उसका अल्टरनेटिव होता है, वो होता है साइटो टॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें मेडिएटर्स होते हैं आईजीजी, आईजीएम एंड द कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सिंपली जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बाइंड होते हैं जो एंटीजन रहेंगे सेल के सरफेस पे, फिर जो सेल का जो होता है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लिएंट। ओके, उसके बाद में टाइप 3 दैट इज इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड। तो यहाँ पे जिसके जो मेडिएटर है वो होते हैं आईजीजी, आईजीएम, कॉम्प्लीमेंट एंड द न्यूट्रोफिल। सिंपली हो क्या रहा, एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड हो रहे हैं टू द सोल्यूबल एंटीजन। तो ये एक कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स को, जो कि डिपॉजिट हो जाता है पर्टिकुलर टिश्यूज में, और जिसकी वजह से फिर ये जैसे वेसल हो गए, जॉइंट्स हो गए, किडनीज हो गए, और वहां पे फिर ट्रिगर हो जाता है इन्फ्लेमेशन। और जो टाइप 4 होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिलेड टाइप और द सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो मेडिएटर होता है वो होता है टी लिम्फोसाइट्स एंड द मैक्रोफेजेस। तो उसमें कोई एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इसमें जो सेंसिटाइज टी सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं साइटोकाइंस को, या फिर डायरेक्टली किल कर देते हैं टारगेट सेल को। तो हमारे पास में जो हमारी सेल मेडिएटेड या फिर जो डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो होती है टाइप 4 हाइपर। ओके, इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एंजाइम विच इज कॉमनली टारगेटेड बाय द ड्रग्स टू ट्रीट द हाइपर टेंशन। वो तो सबको ही पता होगा कौन सा एंजाइम है जिसको अगर हम लोगों ने टारगेट किया ताकि हाइपर टेंशन को ट्रीट कर पाए, तो बाकी के देखने ही नहीं पड़ेंगे। दैट इज एसीई, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, क्योंकि क्लास ही आता है एसीई इनहिबिटर्स, राइट। तो फिर भी हम लोग बाकी जो चारों भी एंजाइम्स है उनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला दैट इज माउ, दैट इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का काम ये होता है ब्रेक डाउन करना मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर। फॉर एग्जांपल जैसे सेरोटोनिन हो गए, देन नॉरएपिनेफ्रिन हो गया। तो ये जो हमारे माओ इनिबिटर्स होते हैं जैसे फेनेल्जिन हो गया, सेलेगिलिन हो गए, इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ एंटी डिप्रेसेंट एंड द पार्किंसोनिज्म डिसीज में। दूसरा होता है एसी, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का काम क्या होगा, तो ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि एंजियोटेंसिन जो 2 होता है वो पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। इसलिए इसको अगर रोकने का रहा तो हम लोग यूज करेंगे एसी इनिबिटर, फॉर एग्जांपल कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे देख के रखे वाले हैं। उसके बाद में ये एचएमजी कोए, इसका ये जो है वो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है इन द कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस। और जो एचएमजी कोए रिडक्टेज इनिबिटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे स्टैटिन हो गए हैं, तो अटरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ये जो होते हैं वो इसको हम लोग यूज करते हैं टू डिक्रीज द एलडीएल, राइट। और जो साइक्लोऑक्सीजनेस होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये जो है वो कन्वर्ट करते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज, ओके, वो कन्वर्ट करते हैं एराचिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन एंड द थ्रोम्बोक्सिन। वो दो टाइप के होते हैं, कॉक्स 1 एंड द कॉक्स 2। तो ये जो इनिबिटर्स होते हैं कुछ सिलेक्टिव होते हैं, कुछ नॉन सिलेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो एनएसएआईडीज होते हैं नसाइड्स, तो फॉर एग्जांपल जैसे एस्पिरिन हो गया, ये इरिवर्सिबल कॉक्स जो इनिबिटर है। बाद में आते हैं आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, तो ये वाले हो गए। दैट्स व्हाई हमारा जो सही आंसर होता है वो होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। उसके बाद में का जो क्वेश्चन है वो वाला रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाबा डेरिवेटिव। ओके, गाबा जो डेरिवेटिव है, मतलब सीधा सीधा ही हम लोगों को देखना पड़ेगा कि गाबा के जैसा दिखने वाला इनमें से
कौन-सा नहीं है, राइट? तो इसके लिए हम लोगों को चारों भी ऑप्शन पता होने चाहिए। तो गाबा डेरिवेटिव वो होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली रिलेटेड होते हैं गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड, जिसको हम लोग गाबा बोलते हैं। जैसे गाबा पेंटिन हो गया, प्रीगाबालिन हो गया एंड द वेगाबैट्रिन। एक्चुअली मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो इधर आ चुका है। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर कौन से है? गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन एंड द वेगाबैट्रिन, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं गाबा के साथ में। तो जो हमारा अलग वाला जो है, दिस इज द रूफिनामाइड। रूफिनामाइड ये जो ड्रग है वो आता है एंटी कॉन्वल्सेंट एंड द एंटी इपिलेप्टिक्स के क्लास में, और उसका मैकेनिज्म भी डिफरेंट है। दैट इज इट इज ये जो होता है वो सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर या फिर ब्लॉकर होता है, जिसको हम लोग एडजुवेंट थेरेपी में यूज करते हैं सीजर्स के। इसलिए हमारा जो सही आंसर रहेगा दैट विल बी द रूफिनामिड, राइट? उसके बाद में का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा पीपीआर गामा अगोनिस्ट? अभी अभी भी ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा था। तो इसमें से पीपीआर ए गामा अगोनिस्ट कौन सा है? तो हम लोगों को इसके लिए चारों के भी हाँ, हम लोगों को पता होने चाहिए मैकेनिज्म। तो पहला वाला होता है ऑप्शन, दैट इज नियासिन। नियासिन मतलब निकोटिनिक एसिड। तो सीधा सीधा ही ये हमारा विटामिन बी 3 हो गया। तो ये जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये इनिबिट करता है हिपेटिक लाइपेज एंड डिक्रीजेस द लिवर प्रोडक्शन ऑफ द वीएलडीएल। ओके, दूसरा है दैट इज द इजेटिमिब। ये एक कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर होता है। तो ये इनिबिट करता है NPC1L1 ट्रांसपोर्टर को। हम लोगों ने क्लास में इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन दिस इज द कोलेसेवलम। कोलेसेवलम जो होता है वो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट होता है, मतलब वो बाइल एसिड के साथ में बाइंड कर हो जाता है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से फिर उसका एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट हो जाता है। और जो जेम्फिब्रोजिल है वो फाइब्रेट है, मतलब जो फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव होता है जो कि एक्टिवेट करता है पीपीआरए अल्फा को, जिसके वजह से जो लिपोप्रोटीन लाइपेज होता है उसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, जिसके वजह से जो वीएलडीएल होता है उसका ब्रेकडाउन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इनमें से जो ड्रग है वो पीपीआरएल अल्फा पे एक्ट होती है, दैट इज द जेमफिब्रोजिल। तो इसलिए जो चारों भी है उनके सबके मैकेनिज्म पता होना जरूरी होता है। ओके, उसके बाद में शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनिस्टरेजेस ड्रग कौन सा है उसमें? ओके, तो उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हम लोगों को? एंटी कोलिन स्टेरेजेस जो ड्रग होते हैं उनका क्लासिफिकेशन केडी त्रिपाठी का भी पता होना चाहिए। और यूज लेकिन वो क्लासिफिकेशन में हम लोगों को दिया गया नहीं है कि उसमें शॉर्ट एक्टिंग कौन सा है। हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग में नहीं, यहाँ पे वेरी शॉर्ट एक्टिंग वाला है, राइट? तो उसके लिए फिर हम लोग देखते हैं कि पहला जो होता है वो होता है न्यूस्टिग्माइन। न्यूस्टिग्माइन आता है कार्बामेट में, जो कि रिवर्सिबल है एंड इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो होता है 2 to 4 आवर्स। देन जो इड्रोफोनियम होता है वो भी रिवर्सिबल है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो होता है 2 to 10 मिनट्स, दैट इज वेरी शॉर्ट। बाद में आता है दैट इज इकोथियोफेक। ये जो है वो इरिवर्सिबल है क्योंकि वो ऑर्गेनोफॉस्फेट में आता है, और इसकी वजह से फिर डेज टू वीक अंटिल जो न्यू एंजाइम है वो सिंथेसाइज नहीं हो जाते। और जो फाइसोस्टिग्माइन है वो भी आते हैं हमारे कार्बामेट्स में, ये भी रिवर्सिबल है, और इसका भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो होता है 2 to 4 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखेंगे तो वेरी शॉर्ट मतलब कौन सा हो गया? इड्रोफोनियम। एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग तो मतलब इरिवर्सिबल भी। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है ना कि इनमें से इरिवर्सिबल कौन सा था? इरिवर्सिबल कौन सा था? इकोथियोफेट। तो आप लोग जब पढ़ाई करोगे बेटा तब आप लोगों को जो क्लासिफिकेशन होता है वहां पे उस क्लासिफिकेशन में लिख के रख देना है ये वाले पॉइंट्स। जैसे वेरी शॉर्ट एक्टिंग अगर आ गया तो वहीं पे क्लासिफिकेशन में लिख के रखना होता है आप लोगों को ये वाली चीज। और दूसरा ये इरिवर्सिबल वाला। वैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट का क्लास अगर पता चला तो इकोथियोफेट
तो वैसे भी वो कंप्लीटली इरिवर्सिबल ही होता है। इसलिए हमारा जो यहाँ पे सही वाला ऑप्शन है, तो देख के बता दो कौन सा वाला हो जाएगा? दैट इज सेकंड वन व्हिच इज कॉल्ड एज द हिड्रोफोनियम। और आज के तो ये हो गया हमारे आज के लिए क्वेश्चंस। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चे वाले वो हम लोग देख लेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे।